राधे राधे मित्रों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के प्रेरणा पर। दोस्तों, पुराने समय की बात है। सुंदरपुर नाम के एक गांव में गंगाधर नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक कमजोर ऊंट और एक बूढ़ा गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी माधवी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने कमजोर ऊंट पर कुल्हाड़ी लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी मैं लकड़ी बेचने बाजार जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अगर मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सामान खरीद कर लाऊंगा। बेटी बोली, ठीक है पिताजी, लकड़ी बेचकर जल्दी से घर वापस आ जाना, मैं खाना बना करके आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी। इतना कहकर लकड़हारा ऊंट पर लकड़ियों का गट्ठर लादकर बाजार की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद शहर में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और आवाज लगाने लगा कि लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक सेठ की नजर उस लकड़हारे पर पड़ी। सेठ बहुत धूर्त था। वह सोचने लगा, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है, वैसे भी इस शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा है। ये सोचकर वो लालची सेठ लकड़हारे के पास पहुंच करके बोला, ए लकड़ी वाले, क्या ये सारी लकड़ियां बेचोगे? गंगाधर ने कहा, बिल्कुल बेचनी है साहब, लेकिन आप कीमत क्या दोगे? सेठ ने कहा, तुम ही बताओ क्या कीमत लोगे? गंगाधर ने शर्माते हुए कहा कि साहब केवल 2 चांदी के सिक्के दे देना। सेठ ने कहा, सौदा तो महंगा है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि लकड़ियां जिस हाल में हैं उसी हाल में खरीदूंगा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? लकड़हारा बोला, बेच दूंगा साहब, भला इसमें कैसी परेशानी हो सकती है? सेठ बोला, तो फिर ठीक है, ये लो 2 चांदी के सिक्के और अपने इस मरियल ऊंट को लेकर के मेरे पीछे आ जाओ। ठीक है साहब जी, कहकर गंगाधर ने 2 चांदी के सिक्के ले लिए और अपने ऊंट को लेकर के सेठ के पीछे पीछे चल पड़ा। वह यह सोचकर खुश होते हुए सेठ के पीछे चल रहा था कि आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, बेटी के लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद कर ले जाऊंगा। कुछ देर बाद सेठ लकड़हारे को लेकर के अपने घर पहुंचा और बोला, लकड़ियां यहीं छोड़कर तुम जाओ। लकड़हारा जैसे ही ऊंट से लकड़ियां उतारने लगा, सेठ गुर्राते हुए बोला, अरे ओ बेवकूफ लकड़हारे, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा बोला, साहब मैं तो ऊंट से लकड़ियां उतार रहा हूँ ताकि मैं अपने ऊंट को ले जा सकूं। सेठ बोला, अरे बड़ा बदमाश आदमी है, क्या तुझे मेरी शर्त याद नहीं जो मैंने सौदा तय करते वक्त तुमसे कही थी? लकड़हारा घबरा कर बोला, कैसी शर्त मालिक? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां दे दी हैं। अब लकड़ियां उतार कर मैं अपना ऊंट लेकर के जा रहा हूँ। सेठ हंसते हुए बोला, सारी लकड़ियां ही नहीं बल्कि 2 चांदी के सिक्के के बदले तूने मुझे अपना ऊंट भी बेचा है। क्या तूने इस बात को हाँ नहीं कहा था कि लकड़ियां जिस हाल में हैं उसी हालत में बेचेगा? सेठ की बात सुनकर गंगाधर के होश उड़ गए। वह बोला, साहब आप एक कैसी बात कर रहे हैं? सेठ मुस्कुराते हुए बोला, किस शर्त के मुताबिक? अब ये ऊंट मेरा है, मुझे अपने माल की कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं धक्के मार कर निकालूंगा। गंगाधर रोते हुए कहने लगा, नहीं साहब ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में मेरी जवान बेटी है, मुझे उसके हाथ पीले करने हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था। सेठ ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और सबके कहने लगा कि देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी, पहले सौदा किया अब मुकर रहा है और सीना चोरी भी कर रहा है। क्या यह तरस खाने लायक है? लोग बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेठ बोला, तो फिर इसकी गुस्ताखी की वजह से इसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? एक आदमी ने कहा, सेठ जी मेरी मानो तो इसे सरपंच के पास ले चलो, वही कोई फैसला करेंगे। वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा, हाँ हाँ यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर सेठ उस लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया। वह सरपंच उस सेठ का गहरा दोस्त था और वह सेठ के हक में ही फैसला सुनाया करता था। सेठ ने सरपंच को सारा किस्सा कह सुनाया।
सारी बात सुनकर सरपंच ने अपने दोस्त के हक में ही फैसला सुना दिया। सरपंच ने कहा, लकड़हारे को अपने सामान की पूरी रकम मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त भी स्वीकार की है, इसलिए गलती इसी की है। अब ऊंट पर लकड़हारे का कोई हक नहीं है। सरपंच का फैसला सुनकर गंगाधर बहुत दुखी हुआ और वह दुखी मन से सोचता हुआ जा रहा था कि गरीब के लिए कहीं भी इंसाफ नहीं है। बेचारा गंगाधर अपनी किस्मत पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी माधवी ने अपने पिता की आंखों में आंसू देख करके पूछा, पिताजी क्या हुआ, सब ठीक तो है? गंगाधर लंबी सांस खींच करके बोला, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं। वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारा ऊंट भी हाथ से निकल गया। गंगाधर ने सारी कहानी शुरू से लेकर आखिरी शब्द तक अपनी बेटी माधवी को सुना डाली। सारी बातें सुनकर माधवी ने अपने पिताजी को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता ना करो पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आप खाना खा लीजिए, उस सेठ को उसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। गंगाधर ने किसी प्रकार आधा अधूरा खाना खाया और सोने चला गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई और अगले दिन सुबह ऊंट के गम में वजह से गंगाधर चारपाई से उठ भी नहीं सका। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर माधवी बोली कि मेरे अच्छे पिताजी, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज लकड़ियां बेचने मैं जा रही हूँ। शायद मैं लकड़ियां अच्छी कीमत पर बेच सकूं। गंगाधर बोला, जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। बेटी माधवी ने बूढ़े गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की तरफ रवाना हो गई। बस सोचती जा रही थी कि अगर वह धोखेबाज सेठ मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। बाजार में पहुंचकर वह एक जगह खड़ी हो गई और उसने आवाज लगाई कि लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां हैं साहब, लकड़ियां ले लो। रास्ते में उस दिन वह सेठ किसी को ठगने के लिए बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही माधवी की तरफ देख करके सोचा, वह आज फिर से एक शिकार मेरे जाल में फंसने के लिए आया है। कल एक ऊंट मिला था, आज लकड़ियों के साथ एक गधा भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर सेठ माधवी के पास पहुंचा और बोला, ए लड़की, क्या अपनी सारी लकड़ियां बेचनी है? माधवी ने कहा, हाँ हुजूर। सेठ ने पूछा, क्या कीमत लोगी? माधवी बोली, कीमत है सिर्फ 4 चांदी के सिक्के। सेठ होशियारी दिखाते हुआ बोला, सौदा महंगा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? माधवी बोली, हुजूर, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं। मंजूर हो तो कहो। सेठ सोचने लगा, बहुत सयानी लग रही है, खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी होशियारी निकल जाएगी। सेठ ये सब सोच ही रहा था कि तभी माधवी बोल पड़ी कि क्या सोचने लगे साहब, जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे को आवाज दूंगी। सेठ बोला, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? सेठ की बात सुनकर माधवी चौंक गई। वे सोचने लगी कि यह तो वही मक्कार सेठ है जिसने कल मेरे पिताजी को ठगा था। आज ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। माधवी सोच ही रही थी कि तभी सेठ बोल पड़ा, अरे लड़की, जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। माधवी बोली, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। माधवी की बात सुनकर सेठ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराता हुआ बोला कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब चलो, देर ना कर, अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर के चलो। माधवी अपने गधे को सेठ के पीछे लेकर के चलने लगी। वह मन में सोच रही थी कि ये धोखेबाज सेठ अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, अब सच्चाई सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। यही सब सोचते हुए माधवी सेठ के घर पहुंच गई और पूछने लगी कि हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? सेठ बोला, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था, भूल गई हो तो मैं याद दिलाऊं। माधवी माफी मांगते हुए बोली कि सेठ जी, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, मैं माफी चाहती हूँ, अभी गधा बांध देती हूँ। और माधवी ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया और बोली कि साहब, आपका काम तो हो गया, लाइए
अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। सेठ बोला, जरूर, लो संभालो। अपने सौदे की कीमत सेठ ने अपनी जेब से 4 चांदी के सिक्के निकालकर माधवी को देने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी माधवी बोली कि ठहरिए साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से अपने लकड़ियां जिस हाल में थीं उसी हाल में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे जिस हालत में देंगे उसी हालत में वे होंगे, इसलिए इस वक्त वे आपके एक हाथ में हैं। इसलिए आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी काट कर मुझे दीजिए। माधवी की बात सुनकर सेठ के होश उड़ गए और सेठ घबरा करके बोला, क्या बक रही है? माधवी ने कहा, बक नहीं रही हूँ सेठ जी, बल्कि इंसाफ की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे देना पड़ेगा। सेठ गुस्से से बोला, अच्छा तेरी ये मजाल, निकल जाओ मेरे घर से। माधवी ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और माधवी जोर जोर से बोलने लगी। जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर वहां आसपास के काफी लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर माधवी बोली, भाइयों बहनों, मुझे धोखेबाज सेठ से इंसाफ दिलवाओ। ये सुनकर सेठ का चेहरा पीला पड़ गया और दिल ही दिल में कहने लगा, हे भगवान, आज तो लेने के देने पड़ गए। अब सेठ माधवी से बड़ी विनम्रता से कहने लगा, अरे बेटी बात तो सुनो। माधवी बोली, सेठ जी, अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर मुझे दीजिए। सेठ कहने लगा, अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक ऊंट, तुम्हारा गधा और सारी लकड़ियां और इन सब के 4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। माधवी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। सेठ सोचने लगा कि आज ये 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। माधवी और सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे लोग भी वहां जमा हो गए और माधवी उन्होंने सारी बात सुनाकर आखिरी में कहा कि अब आप ही फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ इसका हाथ मिलना चाहिए या नहीं। लोग बोले, हाँ हाँ जरूर मिलना चाहिए। एक आदमी बोला कि सेठ जी, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका ऊंट हासिल किया था। आज तुम्हें भी अपना हाथ इस लड़की को देना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही सेठ का चेहरा खुशी से खिल गया। सेठ बोला, ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग माधवी और सेठ को लेकर उस समय सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच तो सेठ का बहुत पक्का दोस्त था, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं था। अब सरपंच ने सारा किस्सा सुना तो वह उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि अगर मैं अपने दोस्त का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे धोखेबाज समझेंगे और लोगों में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सरपंच ये बात सोच ही रहा था कि तभी माधवी बोली कि सरपंच जी, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सरपंच सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा कि कसूरवार सेठ ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? अगर मेरी बात मानो तो हाथ के बदले ये सेठ जो कुछ भी दे तुम्हें ले लेना चाहिए। इसके अलावा एक घोड़ा और ले लो और उसका हाथ छोड़ दो। माधवी बोली कि नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका हाथ ही चाहिए। सरपंच ने माधवी को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। वहां उपस्थित लोगों ने भी कहा कि बेटी, सेठ पर कुछ रहम करो और उसके हाथ के बदले तुम कुछ और मांग लो। तब माधवी बोली, ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं 50 सोने की थपियों के बदले में सेठ का हाथ छोड़ सकती हूँ। सेठ माधवी की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं सरपंच जी, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत ज्यादा है। माधवी बोली, सरपंच जी, अगर ये कीमत उसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही कबूल है, लेकिन मेहरबानी करके आप देर ना करें और उसका एक हाथ काट कर मुझे दिलवाएं। घर में मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच भी अपने दोस्त के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ऐसा था जिसे मजबूरन सेठ से कहना पड़ा कि सेठ जी,
कसूर तुम्हारा ही है। शर्त के मुताबिक अपना एक हाथ काट कर इसे दे दो या फिर 50 सोने की असरफियां दे दो, यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मरता तो क्या न करता। उसे माधवी द्वारा मांगा गया सारा धन देना ही पड़ा। बेसरफियां देते हुए बोला, ले चतुर लड़की, ये 50 सोने की असरफियां, लेकिन ये बात समझना कि तुझे ज्यादा होशियार है। माधवी सेठ से कहने लगी, सेठ जी सच बात तो यही है कि मैं आपसे ज्यादा होशियार हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। माधवी की बात सुनकर सेठ के दिमाग में एक और खुरापात सूझी। वह सोचने लगा कि चिड़िया खुद ही जाल में फंसने को तैयार है, तो क्यों ना अब मैं दूसरी चाल चलकर अपनी 50 सोने की असरफियां वापस ले लूं। कुछ देर सोचकर सेठ ने कहा, अरे बेवकूफ लड़की, अगर तुझे अपनी होशियारी पर इतना ही भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। सबके सामने हम दोनों एक एक अजीब किस्सा सुनाते हैं, जिसका किस्सा बिल्कुल झूठा माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 50 सोने की असरफियां दांव पर लगाता हूं, बदले में तुझे 50 असरफियां ही देनी होंगी। माधवी भी सेठ की बात सुनकर झट से बोल पड़ा, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। सेठ बोला, लेकिन मेरी तो शर्त है और भी याद रखनी है। एक तो ये कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी ये है कि यहाँ मौजूद किसी भी आदमी ने ये कह दिया कि ये किस्सा सच्चा है तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा। अब बोल, तैयार है? माधवी बोली कि मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे होशियारी का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। सेठ और माधवी के मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच भी दिल ही दिल में अपनी खुशी को छुपाता हुआ तुरंत बोल पड़ा कि मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करेंगे। चलो सेठ जी, पहले आप अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझते ही सेठ की खुशी का ठिकाना ना रहा और सेठ ने अपनी कहानी शुरू कर दी। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े हुए मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मैंने देखा उन दोनों से मेरे घर के सामने मक्के के पौधे इतने बड़े और ऊंचे दरख्तों के रूप में उग गए कि उनका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के के जंगल में अगर कोई ऊंट सवार या कोई मुसाफिर भी आ जाता तो कई दिनों तक भटकता रहता। वह इतना घना मक्के का जंगल था कि उसने निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरियां मक्के के जाल में घुस गईं और सारी बकरियां खो गईं। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें बहुत ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक नहीं मिला। अब फसल काटने का वक्त आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए कुछ मक्के का आटा पिसवा कर रख लिया और मैंने बाकी मक्का बाजार में बेच दिया। जितने की बकरियां थीं, मक्के की फसल को बेचकर उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मक्के का आटा पिसाए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उनकी रोटियां नहीं खिलाई। पत्नी बोली कि अभी बना कर के लाती हूँ। तुरंत ही मेरी पत्नी मक्के की रोटी और सरसों का साग लेकर के आई। देख कर ही मजा आ गया, लेकिन अभी मैंने 2 निवाले ही खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा गया। इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकल करके कूद पड़ी। हम हैरान थे कि ये क्या हो गया। पलक झपकते ही दूसरी, फिर तीसरी और एक एक करके पूरी 10 बकरियां मेरे मुंह से निकल करके सामने चलने लगी। मेरी पत्नी बोली, अरे ये तो हमारे मक्के के जंगल में खोई हुई हमारी 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं कि मेरा किस्सा कैसा रहा। सरपंच तुरंत बोल पड़ा कि तुझे तेरे किस्से पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। सेठ, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ, सेठ की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा और ना कभी सुना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सेठ जी दिल ही दिल में सोचने लगा कि वाह, बन गया काम। शर्त के मुताबिक ये लड़की मेरी कहानी को झूठ नहीं कह सकती। अब तो इसे मेरी कहानी सच बतानी ही पड़ेगी, वरना उसे हार स्वीकार करनी होगी। सेठ न सोच ही रहा था कि माधवी बोल पड़ी, वाह वाह सेठ जी, दरअसल आपका किस्सा मुझे पूरा सच लगता है। आप जैसे सेठ लोगों के साथ तो ऐसे मामले होना आम बात है।
सेठ मुस्कुरा करके बोला, तो मैं जीत गया, लाओ मेरी 50 सोने की सर्पियां मुझे दे दो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। माधवी ने कहा कि ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप अब मेरा किस्सा भी तो सुन लो, उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। सरपंच ने कहा, ठीक है, तो तुम भी अपना किस्सा सुनाओ। माधवी ने अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। माधवी बोली कि एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच गेहूं का एक बीज बो दिया। अगले दिन उस जगह पर बादलों तक ऊंचा गेहूं का पौधा उगाया और उसकी छांव पहाड़ों पर भी पड़ने लगी। सब गांव वाले तारीफ करने लगे। जब गेहूं पक गए तो मैंने उन्हें साफ किया और बोरियों में भरकर 10 घोड़े पर लादा। उसके बाद मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, अब तुम इन गेहूं को बोरों को ले जाओ और शहर में जाकर के बेच दो। मेरा भाई बहुत खुश हुआ और मेरा भाई अपने घोड़ों को लेकर के शहर की तरफ चला गया। मेरा भाई शहर तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझसे उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसकी याद में हम सब बड़े दुखी थे कि पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या हुआ। लेकिन सरपंच जी, अभी कुछ ही दिन पहले मुझे खबर मिली कि रास्ते में किसी आदमी ने उसे लूट कर मार दिया। माधवी की कहानी सुनकर सरपंच समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। माधवी ने कहा, हाँ हुजूर, मैं बड़ी बदनसीब हूँ। मैं तो हत्यारों को ढूंढ पाने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी, लेकिन किस्मत से मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में पता चल गया। सरपंच और सारे वहां खड़े लोग तैस में आकर के बोल पड़े, कौन है वह खूनी दरिंदा? माधवी ने कहा, वो दरिंदा कोई और नहीं हुजूर, यही सेठ है जो आप सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में ले जाकर के मेरे भाई की हत्या कर दी थी। तभी सरपंच और बाकी खड़े लोग चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को सच नहीं मान सकते। सरपंच घबरा करके बोला, हाँ हाँ, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी है, ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। माधवी ने कहा, सरपंच साहब, अगर मेरी बात झूठी है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। माधवी की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सोचने लगा कि मैं तो अपने ही जाल में बहुत बुरा फंस गया। अगर मैं इस लड़की की बात को झूठ कहूँ तो मुझे इस लड़की को 500 असरफियां देनी होंगी, और अगर सच कहूँ तो इससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे हुए भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही साथ गेहूं से लदे 10 घोड़े भी मुझसे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है मुझे फांसी पर भी लटकवा दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसता हुआ सोच ही रहा था। तभी माधवी बोल पड़ी, क्या सोच रहे हो सेठ जी? जल्दी बताइए कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच। माधवी की कहानी जल्द ही सरपंच की समझ में भी आ गई। सरपंच सोचने लगा कि इस लड़की ने तो बड़ी ही होशियारी से मेरे दोस्त को फंसा दिया। इसे झुठला भी नहीं सकते क्योंकि यह बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहकर भी अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर सकता, सरपंच सोच रहा था। तभी सेठ ने उम्मीद भरी नजरों से अपने दोस्त सरपंच की तरफ देखा तो सरपंच को बोलना ही पड़ा। सरपंच बोला कि मेरी तरफ मत देखो सेठ जी, जल्दी से जवाब दीजिए कि लड़की सच बोल रही है या झूठ। बेचारे सेठ के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोते हुए चीखने लगा और कहने लगा कि झूठी लड़की, भगवान करे तेरी जुबान काट कर गिर जाए, तो बिल्कुल झूठ बोलती है, झूठ ही कहीं की। ये सुनते ही माधवी मुस्कुरा करके बोली कि इसका मतलब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाओ मेरी 500 सोने की असरफियां मुझे दीजिए। सेठ ने चुपचाप 500 सोने की असरफियां माधवी को दे दी और असरफियों से भरी थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो 500 सोने की असरफियों की थैली और तुरंत यहाँ से चली जा, वरना मैं इसी वक्त तेरा गला दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब पर अत्याचार मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी कम उम्र का बेवकूफ समझकर उसकी होशियारी के मामले में शर्त मत लगाना, वरना वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बेचारा सेठ के पास अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, और माधवी सेठ से अपनी जीती हुई सोने की असरफियां लेकर अपने घर जा रही थी। उसका बाप दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। अपनी बेटी को देखकर गंगाधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते हुए देखकर
उसे बड़ा झटका लगा। अरे उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरा जैसा उसके साथ भी तो नहीं हो गया, सोचकर बेचारे लकड़हारे का दिल कांपने लगा। लेकिन जब माधवी ने उसके पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाई और 550 सोने की असरफियां दिखाई तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना रहा। गंगाधर खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। उसके बाद लकड़हारे ने गांव में बड़ी सी हवेली बनवाई और अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी और अपने दामाद को घर जमाई बना लिया। उसके बाद तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी तरह की मजेदार, रोमांचक और चतुराई से भरी कहानी के साथ आपसे आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।